Hello everyone, welcome to my channel Become Simplified. As promised by your last minute guide, here I am with the very first part of this marathon series. We will be starting with indirect taxation. The first part which we will dealing with is Customs Act. Customs Act comprises of 10 marks. So here we go. ओके। कस्टम्स एक्ट जो आप लोग का है ना वो आता है 10 मार्क्स का। सर क्या ये थ्योरी आता है या प्रैक्टिकल आता है? इससे ना थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, लेकिन 95% चांसेस है, 95% चांसेस है कि एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को दे दे, जहां पे एक ही सम्स रहेगा 10 मार्क्स का। थ्योरी भी आता है बट हम लोग इसको भी कवर अप करेंगे, लेकिन चांसेस आर वेरी मच हाई कि आप लोग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए 10 मार्क्स का। बिफोर मूविंग इनटू दिस चैप्टर, थोड़ा सा ना कस्टम्स एक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे कि कस्टम्स एक्ट को लाया क्या गया। देखो, ऐसे तो रेगुलर क्लासेस में हम लोग डीप डाउन आराम से पढ़ते हैं, बट सिंस इट इज अ तुम लोग का मैराथन है, रिवीजन क्लासेस है, तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। लेकिन ऑल दो सेंस जिसका 0% नॉलेज भी है वो भी इस चीज को करेगा ना, तो भी ही विल गो थ्रू, ही और शी विल गो थ्रू। ओके, नाउ कस्टम्स एक्ट को लाने का पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस एक्ट? जब भी ना इंडिया में सेल और परचेज होता था, कभी भी इससे पहले 1962 से पहले जब भी सेल और परचेज होता था ना, गुड्स जैसे ही मैन्युफैक्चर हुआ उसमें पहले लग जाता था एक्साइज, और जैसे ही सेल होता था उसमें लग जाता था वैट ऑब्लिक सीएसटी। राइट? ये तो इंडिया के लिए था, लेकिन बाहर कंट्री से आने वाला गुड्स और बाहर कंट्री को जाने वाला गुड्स में ना कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं था। तो इसीलिए गुड्स जैसे ही इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में आता है या इंडियन टेरिटरीज में आता है या गुड्स इंडियन टेरिटरी से बाहर जाता है, उस प्रोविजंस को लाने के लिए इंडियन कस्टम्स एक्ट का निर्माण किया गया। ओके, नाउ इंडियन कस्टम्स एक्ट, जो हम लोग का कस्टम्स एक्ट 1962 हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ना इंडिया का डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉड वे में समझाया गया है। इसका मतलब क्या है? जनरली पहला जो बेस लाइन है हम लोग का, ये हम लोग का इंडिया का बेस लाइन है, ठीक है, ये वाला अपना बेस लाइन है। यहां से पहला 12 नॉटिकल माइल्स तक ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। और 12 नॉटिकल माइल के बाद जो 24 नॉटिकल माइल्स तक है ना, 24 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन कस्टम्स वाटर। ओके, यहां पे बुक में मिसप्रिंट हो चुका है, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। यहां से 24 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन कस्टम्स वाटर। सर हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली ना इंडिया हैज बीन एक्सटेंडेड टू 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी गुड्स यहां तक भी आ जाएगा ना, तो भी उसको हम लोग इंपोर्ट बोलेंगे, तो भी उसको क्या बोलेंगे? इंपोर्ट बोलेंगे, और उस पर कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ जैसे ही गुड्स यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, इंडिया का अथॉरिटी उस गुड्स पे आ गया, उस केस में हम लोग का सास का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होता है? सास, दैट इज सर्च, अरेस्ट एंड सीजर। यहां से गुड्स अगर स्मगल होकर दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, तो उस गुड्स को हम लोग पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का समरी हम नीचे में दिए हुए हैं। ओके, सबसे पहला बेस लाइन, ये जो मेरा है बेस लाइन, यहां से पहला पहला 12 नॉटिकल माइल्स, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, और उसके नेक्स्ट 24 माइल्स तक इसको कॉन्टेजियस जोन भी बोलते हैं और इंडियन कस्टम्स वाटर भी बोलते हैं। ओके, उसका 200 नॉटिकल माइल्स तक इसको हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसीलिए कंसिडर करते हैं कि यहां पे आया गुड्स को हम लोग सास का प्रोविजन अप्लाई कर सके, दैट इज सर्च, अरेस्ट एंड सीजर। कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना हम लोग को मतलब तो समझना पड़ेगा ना कि वो चैप्टर आया क्यों गया है, उसके बाद तो हम लोग प्रोविजंस वगैरह में जाएंगे। ओके, रेगुलर क्लासेस में हम लोग और इन डेप्थ पढ़ते हैं, सो दैट ना कस्ट यहां से निकलने के बाद स्टूडेंट्स लोग सिर्फ एक ग्रेजुएशन करने के बाद ना ऐसा ना उसको फील हो कि हमको कुछ नहीं आता है, उसको एक अच्छा खासा जॉब भी मिल जाए, वो हम लोग का पूरा कोशिश रहता है। इसलिए हम लोग इन डेप्थ नॉलेज देते हैं अपने रेगुलर क्लासेस में, लेकिन सिंस इट इज अ रिवीजन क्लासेस, बट हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को भी वो नॉलेज, वो हर एक चीज पता होना चाहिए। फाइन। ओके, नाउ अगर हम लोग कस्टम्स एक्ट को, जो हम लोग कस्टम्स एक्ट को अगर हम लोग ध्यान से पढ़े ना, तो कस्टम्स एक्ट में हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। देखो, कस्टम्स एक्ट में ना हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना है ना, एक होता है रूल 10(1). ओके, दूसरा आएगा रूल 10(2). ओके, अभी ध्यान से सब सुनना, कुछ
कुछ भी इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। फाइन। तीसरा है रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी को कैसे निकालें। चौथा है एक्सचेंज रेट। बस ये अगर हम लोग चारों ध्यान से थोड़ा समझ लिए ना, कस्टम्स एक्ट तुम लोग का पार हो जाएगा। इसमें से 10 मार्क्स कहीं कोई नहीं रोक पाएगा तुम लोग का। ओके, बस हम लोग को ये चार चीज का एडजस्टमेंट समझना है कि रूल 10(1) कैसे अप्लाई होता है, रूल 10(2) कैसे अप्लाई होता है, रेट ऑफ ड्यूटी क्या करना है, एक्सचेंज रेट क्या करना है। ओके, देखो द थिंग इज ना, जब भी गुड्स इंपोर्ट होता है, जब भी गुड्स इंपोर्ट होता है तो कैसे हो सकता है गुड्स इंपोर्ट। तीन वे हो सकता है इंपोर्टेशन का। एक तो वेसल्स से, एक व्हीकल से, और एक एयर से। ओके, वेसल मतलब क्या हो गया, शिप। शिप से गुड्स इंपोर्ट हो सकता है। व्हीकल मतलब क्या हो गया, ट्रेन से, ट्रक से, कार से। जैसे गुड्स नेपाल से आ सकता है, बांग्लादेश से आ सकता है। ओके, और एयर तो फ्लाइट अपना। ओके, फ्लाइट से। तीनों में ना कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा चीजों को, बट बहुत इजी है, आराम से करेंगे, इजी वे में हो जाएगा। क्लियर है। देखो हम लोग चलते हैं नोट्स पे अपना। ओके, सबसे पहला चीज, ये जो टॉपिक है हम लोग का वैल्यूएशन, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। फाइन। दिस टॉपिक वैल्यूएशन, इसको करना क्या है, हम लोग को ना सम्स में फ्री ऑन बोर्ड ये ना दे दिया रहेगा। फ्री ऑन बोर्ड दे दिया रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शंस वैल्यू। ये सम्स में दे दिया रहता है फ्री ऑन बोर्ड। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 10(1). 10(1) ऐड करना पड़ेगा। ओके, अभी 10(1) क्या है, 10(2) क्या है, हम लोग आराम से समझेंगे। 10(1) नोट 1 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं एडजस्टेड एफओबी। जब हम लोग एफओबी को, हम लोग का एफओबी को रूल 10(1) के साथ एडिशन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड एफओबी। फाइन। उसके बाद हम लोग रूल 10(2) अप्लाई करेंगे। रूल 10(2) नोट 2 में दिया हुआ है, रूल 10(2). इस दोनों को ऐड करने के बाद, इस दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसेसिबल वैल्यू। ओके, देखो दो चीजें, सबसे पहले हम लोग को एफओबी दे दिया रहेगा। एफओबी में से हम लोग क्या करेंगे, रूल 10(1), 10(1) को एडजस्टमेंट करेंगे। रूल 10(1) जो हम लोग का एडजस्टमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस दोनों को एडजस्ट करने के बाद हम लोग उसको बोलते हैं एडजस्टेड एफओबी। सर इसको, इसका क्या यूज होगा, रूल 10(2) में इसका यूज होता है, आराम से समझना। एडजस्टेड एफओबी में हम लोग रूल 10(2) को ऐड करेंगे। रूल 10(2) को जब हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू। इसको एसेसिबल वैल्यू भी बोलते हैं, इसको सीआईएफ वैल्यू भी बोलते हैं। अगर कसम्स में बोल दिया कि सीआईएफ वैल्यू कंप्यूट करो, क्या होता है सीआईएफ वैल्यू, कैरेज, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इन तीनों को ऐड करने के बाद हम लोग इसको बोलते हैं सीआईएफ वैल्यू। ओके, नाउ दिस एसेसिबल वैल्यू, इसी एसेसिबल वैल्यू में ना बाकी रेट ऑफ ड्यूटी चार्ज होता है। नाउ ड्यूटी कैसे चार्ज होता है, फाइन। देखो ये हम लोग का सबसे पहला जो लगता है वो होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर लगता है, एसेसिबल वैल्यू के ऊपर। ये हमेशा सम्स में दिया रहेगा। ओके, इसी को निकालने का ना थोड़ा सा जद्दोजहद हम लोग को करना पड़ेगा कि कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लिए, कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लिया रहे। ओके, आगे समझते हैं। उसके बाद हम लोग का एक चार्ज आता है सोशल वेलफेयर चार्ज। एक क्वेश्चन में दिया हो, हमेशा अभी भी ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, हम लोग हमेशा इसको कंसिडर करेंगे और किसके ऊपर लेंगे, 10% ऑफ द एसेसिबल वैल्यू के ऊपर। 10% ऑफ द एसेसिबल वैल्यू। ओके, उसके बाद आता है हम लोग का एक लास्ट आता है आईजीएसटी। ये भी अगर दिया हो तभी लेंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं लेंगे। सर समझ नहीं आया। ओके, देखो सबसे पहला हम लोग का एक चीज रहेगा एफओबी। ओके, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, ऑलवेज गिवन। उसके बाद हम लोग इसको एडजस्टमेंट करेंगे रूल 10(1) के साथ। रूल 10(1) में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। इस दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड, एडजस्टेड एफओबी, एडजस्टेड एफओबी। उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, 10(2) ऐड करेंगे। 10(2) ऐड करनी है, 10(2) ऐड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू, एसेसिबल वैल्यू, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सीआईएफ, दैट इज कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट का वैल्यू। फाइन। अब इसी कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट में सबसे पहला लगता है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी।
ओके, ये किसके ऊपर लगेगा? एसेसेबल वैल्यू के ऊपर लगेगा। चलो मान के चलते हैं एसेसेबल वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं ए। ओके, मेरा बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गया बी, दैट इज ए इंटू जो रेट दिया रहेगा वो हम लोग का आ गया बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। फाइन। नंबर 2, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज इसको हम लोग दे देते हैं सी। ये किसके ऊपर लगेगा? ये लगेगा बी के ऊपर, बी इंटू रेट। ये क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, हम लोग हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर इसका कितना परसेंटेज लेंगे? 10%। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है सर रेट, तो जो रेट दिया हुआ वही लेंगे। अगर नहीं दिया है, अगर सम्स में नहीं दिया है, तब हम लोग कितना कंसिडर करेंगे? 10%। फाइन। थर्ड, थर्ड जो हम लोग का आता है ना, वो आता है आईजीएसटी। आईजीएसटी थर्ड जो हम लोग का है वो है आईजीएसटी। आईजीएसटी ये हम लोग इसको मान के चलते हैं डी। ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा ए दैट इज असेसेबल वैल्यू प्लस बी दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सी दैट इज सोशल वेलफेयर चार्ज। इसको आ गया डी। इसको हम लोग जब रेट से इनटू करेंगे ना, तब जाके हम लोग का आ जाता है आईजीएसटी। फाइन। नाउ ये वाला ना हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये चाहे दिया हो या ना दिया हो, ये हम लोग को हमेशा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तभी निकालेंगे अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आईजीएसटी का रेट इज 10% और 12% रेस्पेक्टिवली, तभी निकालेंगे। फाइन। चलो इतना समझ में आया है? देखो, टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर है हम लोग का। ओके, सबसे पहला एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू के ऊपर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। किसके ऊपर? बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके ऊपर एसेसेबल वैल्यू के ऊपर निकलता है। ओके, उसके ऊपर ऐड क्या होता है? सोशल वेलफेयर चार्ज जो 10% का और बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर निकलता है। ओके, एंड देन आईजीएसटी। बाकी सारा जो ड्यूटीज रहता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वो एग्जाम में भी नहीं आता है। इस तीनों को जब हम लोग ऐड करेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, या तो इसको वो भी बोलते हैं, या तो इसको हम लोग बेसिकली लैंडेड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंडेड वैल्यू और लैंडेड वैल्यू। राइट। चलो अब हम लोग ना एक एक करके सबका मतलब समझेंगे कि रूल 10(1) क्या होता है, 10(2) क्या होता है, रेट ऑफ ड्यूटी कैसे निकालेंगे, एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे, उसका हर एक चीज का एक मतलब समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एफओबी हम जैसा बोले कि हमेशा क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, हमेशा क्वेश्चन में इट इज गिवन, इट इज ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। नाउ रूल 10(1) का एडजस्टमेंट क्या है? रूल 10(1) का ना एक मंत्रा याद रखना। रूल 10(1) का एक मंत्रा याद रखना कि हर एक चीज जो भी दिया है, जो भी दिया हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो कमीशन हो, कंटेनर कॉस्ट हो, पैकिंग चार्ज हो, मटेरियल कॉस्ट हो, डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्ज हो, रॉयल्टीज हो, कोई भी टाइप का सेल प्रोसीड्स हो, या फिर कोई भी अदर पेमेंट्स हो, कैसा भी टाइप का खर्चा दिया हुआ है, वो सब हम लोग क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। किस पे ऐड करेंगे? एफओबी वैल्यू पे। एफओबी प्लस रूल 10(1), रूल 10(1) का एडजस्टमेंट। ओके, मतलब कोई भी टाइप का खर्चा दिया है, आंख बंद करना है और चुपचाप सारा का सारा एडिशन कर देना है, सारा का। लेकिन दो चीज को छोड़ के, दो चीज क्या है? बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन अगर दिया है, ऐसा वर्ड मेंशन्ड है बाइंग कमीशन, या तो ऐसा रहेगा। बाइंग कमीशन का मतलब क्या होता है? से सपोज हम इंडिया में हैं। ओके, हम एक इंडिया में हैं, हम कहां पे हैं? कोलकाता में। राइट? और हमको ना यूएसए में एक गुड्स समझ आ रहा है जिसको हमको इंडिया में मंगवाना है। लेकिन हम लोग जब तक गुड्स को थोड़ा टच नहीं करते हैं, थोड़ा फील नहीं करते, तब तक ना समझ नहीं आता है। तो इसलिए हम क्या किए ना, एक एजेंट अपॉइंट किए। क्या अपॉइंट किए? एजेंट। कहां पे अपॉइंट किया? यूएस में। यूएसए में एक एजेंट अपॉइंट किया। उसको बोलते हैं कि भाई तू जा और थोड़ा सा ना इसको, इस गुड्स को थोड़ा देख, ये कैसा है, ये जो मेरा, जो हमको जो चाहिए एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई रिक्वायरमेंट, ये क्या फुलफिल कर रहा है क्या? तो ये बोलता है हाँ फुलफिल कर रहा है। तब जो इसको जो हम लोग कमीशन देते हैं ना, इसको जो कमीशन देते हैं, बीइंग अ इंडियन,
एक एजेंट को, बाहर वाले एजेंट को जो कमीशन देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंग कमीशन। ये जो कमीशन रहेगा ये हम लोग एड बैक नहीं करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर। इग्नोर। और उसको छोड़ के कोई टाइप का भी कमीशन रहेगा, कोई टाइप का भी ब्रोकरेज रहेगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, एडिश। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाइंग कमीशन को छोड़ के एक और चीज को इग्नोर करना है, क्या, इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस, डिजाइन चार्जेस। अगर अगर वो इंडिया में करवाया है, अगर कोई भी इंजीनियरिंग चार्जेस, कोई भी इंडियन इंजीनियरिंग चार्जेस वो अगर इंडिया में करवाया है, तो उसको हम लोग को क्या कर देना है, इग्नोर। उसको क्या कर देना है, इग्नोर। लेकिन अगर यही चीज वो क्या किया है, अब्रॉड में कराया है, यही चीज क्या किया है वो अब्रॉड में, मतलब क्या, वहां पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस एल्सवेयर इन इंडिया, एल्सवेयर इन इंडिया ऐसे वर्ड आता है, एल्सवेयर इन इंडिया। अगर ऐसा वर्ड आ गया ना, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फाइन। तुम लोग का रूल 10(1) क्लियर है। हम क्या पढ़े कि कुछ भी, कोई टाइप का भी एडजस्टमेंट आता है, सबको ऐड कर देना, सबको ऐड कर देना है। दो चीज को छोड़ के, बाइंग कमीशन को छोड़ देना, और एक इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस अगर इंडिया के अंदर करवाया उसको छोड़ देना। उसको छोड़ के कोई भी आए उसको क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। ओके। अब आता है रूल 10(2) का एडजस्टमेंट। रूल 10(2) क्या बोलता है, रूल 10(2) बोलता है अगर तुम्हारा गुड्स, अगर तुम अपना गुड्स को कहां से मंगा रहा है, वेसल से मंगा रहा है या व्हीकल से मंगा रहा है। ओके। अगर गुड्स किससे मंगा रहा है, व्हीकल से मंगा रहा है, वेसल से मंगा रहा है। ओके। रूल 10(2) पहला बात है क्या, रूल 10(2) में ना दो ही चीज है, एक है कैरेज और एक है इंश्योरेंस। ओके। कैरेज मतलब कैरेज, तुम्हारा फ्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट, दैट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस एज वेल। ओके। तो रूल 10(2) में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज आएगा। रूल 10 में दो ही चीज का एडजस्टमेंट होता है, एक होता है तुम्हारा फ्रेट का और एक होता है इंश्योरेंस का। ओके। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, सबसे पहले हम लोग अगर बात करें ना फ्रेट का, दैट इज लोडिंग भी है, अनलोडिंग भी है, हैंडलिंग चार्जेस सब है। ओके। अगर हम लोग को क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, अगर क्वेश्चन में अमाउंट दिया है, तो अगर गुड्स किससे आ रहा है, गुड्स आ रहा है वेसल से या फिर व्हीकल से, तो डायरेक्टली जो अमाउंट दिया है ना चुपचाप वही लिख देंगे, उसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। लेकिन अगर गुड्स किससे आ रहा है, एयरक्राफ्ट से आ रहा है, उस केस में जो एक्चुअल अमाउंट जो भी दिया है और 20% ऑफ द एफओ विच एवर इज लोअर हम लोग कहेंगे। मान के चलो अगर गुड्स एयर से आ रहा है, फाइन, और हम लोग को गुड्स में लिखा हुआ है कि एयर का जो फ्रेट है वो है 300, और हम लोग को एफओबी जो दिया है ना वो दिया हुआ है 1000। ओके। नाउ हमेशा याद रखना ये जो एडजस्टमेंट होगा ना 20% वो होगा एडजस्टेड एफओबी के ऊपर, दैट इज एफओबी प्लस रूल 10(1). अभी हम लोग फिलहाल 10(1) इसमें ऐड नहीं कर रहे, मान के चलते एडजस्टेड एफओबी भी 1000 ही है। तो ये जो 20% होगा ना ये किसके ऊपर लगेगा, एडजस्टेड एफओबी के ऊपर, दैट इज 1000 का 20% कितना हो जाता है, 200। तो विच एवर इज लोअर क्या है, 200, उसके ऊपर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एड बैक कर देना पड़ेगा। ओके। ये किसके ऊपर बोल रहे हैं, अगर अमाउंट नोन है तो। लेकिन अगर अमाउंट नोन नहीं है, अगर अमाउंट नोन नहीं है उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू, 20% ऑफ द एफओबी वैल्यू। फाइन। मतलब क्या कि अगर अगर अमाउंट नहीं दिया तो क्या हम लोग क्या फ्रेट लेंगे ही नहीं। अरे तुम यूएस से लेके इंडिया में लेके आ रहा तो क्या फ्री में लेके आ रहा है क्या, कुछ तो फ्रेट देगा ना उसका। तो जो उस अमाउंट नहीं दिया है जानबूझ के घपलाबाजी कर रहा है, तो इसलिए हम उसको ऊपर 20% मार देंगे कि हम लोग को सिंस ड्यूटी बचाने का कोशिश हो रहा है यहाँ पे। अगर ड्यूटी बचाएगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 20% मार देंगे। अगर नहीं है तो तुम बताओ कि एक्चुअल अमाउंट कितना तुमको लगा। फाइन, वही है। अगर अब आता है फ्रेट के बाद आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के केस में क्या बोलता है कि आप तुम वेसल से लेके आओ, व्हीकल से लेके आओ या एयरक्राफ्ट से लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, जो अमाउंट दिया हुआ है चुपचाप वही लिख दो। लेकिन अगर अमाउंट नहीं असरटेन कर पा रहा है ना तो तुम क्या करो, 1.125% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी ले लो। अगेन इट इज एन एडजस्टेड एफओबी, हम लोग लिखते हैं एफओबी है लेकिन उस केस में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये एडजस्टेड एफओबी है। फाइन। इसका एक हम समरी दे देते हैं जो कि ना इजी रहेगा। देखो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, दो पार्ट में इसको अलोकेट करते हैं। रूल 10(2), या तो फ्रेट
या तो फिर इंश्योरेंस। ओके, फ्रेट को ना दो पार्ट में मान डिवाइड करते हैं, व्हेन अमाउंट इज नोन, व्हेन अमाउंट इज अननोन। अगर अमाउंट दिया हुआ है, अगर अमाउंट दिया हुआ है और गुड्स किससे आ रहा है, वेसल से या फिर व्हीकल से, अगर इस दोनों से आ रहा है ना, जो अमाउंट दिया हुआ है ना, चुपचाप वही लिख लो, कुछ छेड़खानी मत करना। लेकिन अगर गुड्स एयर से आ रहा है, मान के चलो गुड्स एयर से आ रहा है, तो जो अमाउंट दिया हुआ है, मान के चलो $300 में लगा है, और एडजस्टेड एफओबी का कितना लेंगे, 20% लेंगे। विचेवर इज लोअर, वो कंसिडर करते हुए हम लोग एडिशन करेंगे। लेकिन अगर अमाउंट ही नोन नहीं है, अगर अमाउंट नोन नहीं है, उस केस में कितना करेंगे, 20%, डायरेक्टली 20% ऑफ किसका, एडजस्टेड एफओबी का। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, अब आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस तो और इजी है, इंश्योरेंस का कुछ है ही नहीं, दो पार्ट इंश्योरेंस का। अगर अमाउंट नोन है या तो अमाउंट अननोन है। अगर अमाउंट नोन है, चाहे वो वेसल से आ रहा हो, व्हीकल से आ रहा हो या फिर एयर से आ रहा हो, अगर कहीं से भी आ रहा है, जो अमाउंट दिया चुपचाप वही लिख लेंगे। अगर अमाउंट नहीं दिए, पता है अगर अमाउंट नहीं है तो कितना लेंगे, 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। राइट, हम लोग लिखते हैं एफओबी, लेकिन वो होता है एडजस्टेड एफओबी के ऊपर 1.125%। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। ओके, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा था ना, हम लोग क्या बोले थे, हम लोग को क्या सिर्फ पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है रूल 10(1), हम लोग पढ़ लिए, रूल 10(2) हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग को निकालना है कि रेट ऑफ ड्यूटी, जो रेट दिया रहेगा ड्यूटी का सिलेक्शन रेट, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, एंड नंबर 2 एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करेंगे। राइट, एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला आता है रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ ड्यूटी। अगर रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं ना, सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं वेसल, दैट इज गुड्स, मान के चलो शिप से आ रहा है, टर्म्स में ना मेंशन किया रहता है कि किससे आ रहा है। ओके, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत जन कंफ्यूज होता है इस चीज को लेके। ओके, अगर गुड्स किससे आ रहा है, शिप से आ रहा है, तो हम लोग को दिया रहता है बिल ऑफ एंट्री डेट, बिल ऑफ एंट्री का डेट, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, whichever is latter, whichever is latter। ओके, जो भी डेट बाद में हो, कोई भी जो डेट बाद में हो, उसको हम लोग उसी डेट को, हम लोग उसी डेट का ड्यूटी को हम लोग कंसिडर कर लेंगे, उसी दिन का ड्यूटी को हम लोग ले लेंगे। क्लियर है? मान के चलो हम लोग का बिल ऑफ एंट्री डेट, जो बिल ऑफ एंट्री का डेट है वो है 20 जुलाई 2021, और उसका जो रेट दिया हुआ है वो है 12%। और यहां पे हम लोग को एंट्री इनवर्ड, एंट्री इनवर्ड का जो डेट है वो है 25/8/2021, उसका जो डेट दिया हुआ है 18%। तो इसमें से कौन सा लेंगे हम लोग, विचेवर इज लेटर कौन सा है, अगस्त का है ये वाला, और रेट कौन सा लेंगे, 18% वाला लेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? चलो, लेकिन अगर मान के चलो गुड्स वेसल से नहीं आ रहा है, गुड्स किससे आ रहा है, व्हीकल से, गुड्स किससे आ रहा है, व्हीकल से आ रहा है या फिर एयर से आ रहा है। इस केस में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वही है, सेम अप्लाई होगा। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल, डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर। कंसेप्ट वही है, बस वर्ड को चेंज कर दिया गया है। उसमें क्या होता है, एंट्री इनवर्ड नहीं होता है ना, इसलिए अराइवल का जो डेट होगा, जिस दिन आ रहा है गुड्स, जनरली क्या होता है,
वेसल्स से हम लोग जब करते हैं ना तो उसमें एक एंट्री इनवर्ड फाइल करना पड़ता है, ओके। लेकिन एयर्स के केस में एंड वेसल व्हीकल के केस में ना इसका नहीं करना पड़ता, इसलिए हम लोग जो डेट ऑफ अराइवल होता है ना उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इस केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जिस दिन फाइल हुआ है या अराइवल डेट जिस दिन डेट ऑफ अराइवल हो रहा है उसका विच एवर इज लेटर, वो उस दिन का हम लोग डेट ऑफ एओटी लेंगे। फाइन, ये तो हो गया डेट ऑफ एओटी को लेके। अब आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को क्या करना है, एक्सचेंज रेट को कैसे कंसिडर करना है। एक्सचेंज रेट को ना सबसे पहला सिंपल सा याद रखना, जब हम लोग पहला बार फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे उस दिन का जो भी रेट रहेगा, से सपोज डॉलर में दिया हुआ है, ओके, डॉलर डॉलर का रेट दिया हुआ है, मान के चलो, एक मिनट, हाँ, ₹73 पर डॉलर। कितना दिया, $1 का दाम दिया 73। तो जब पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे ना तो हम लोग इसी को एक्सचेंज रेट कंसिडर कर लेंगे। फाइन। लेकिन एग्जाम में ना तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ना क्या करेगा ना, 3-4 रेट दे देगा। बोलेगा सीबीआईसी का जो रेट है वो है मान के चलो ₹73। आरबीआई का जो रेट है ना वो मान के चलो है ₹75। और एक समझ लो एक कन्वर्जन रेट कुछ दे देगा कि कन्वर्ट करने गए थे तो कन्वर्जन रेट है वो है ₹80। तो हम लोग को इसमें से कौन सा लेना, हमेशा याद रखना, हमेशा हम लोग को किसको कंसिडर करना है, हम लोग को हमेशा जो सीबीआईसी का जो रेट है ना उसको कंसिडर करना है। हम लोग को किसको कंसिडर करना है, सीबीआईसी का रेट। ओके, चलो अब हम लोग को चलते हैं डायरेक्टली नोट्स में। नोट्स इस तरीके से ड्राफ्टेड है ना कि और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। फाइन, देखो, अगर गुड्स किससे आ रहा है, वेसल्स, वही मतलब वेसल से आ रहा है, तो हम लोग का क्या लेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। फाइन। लेकिन अगर गुड्स व्हीकल से आ रहा है या फिर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो सिर्फ नाम चेंज है, डेट ऑफ अराइवल, जिसको हम लोग एयरक्राफ्ट या व्हीकल के केस में हम लोग अराइवल का डेट लेते हैं, लेकिन बात तो वही है, इसको केस में भी हम लोग क्या लेंगे, लेटर लेंगे। दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर। फाइन। नाउ एक्सचेंज रेट किसको कंसिडर करेंगे, एक्सचेंज रेट कैसे कंसिडर करेंगे, अब इंपोर्ट के केस में जो पहला बिल ऑफ एंट्री हम लोग फाइल करते हैं ना, ये बार बार सर क्यों फोकस कर रहे हैं पहला बिल ऑफ एंट्री, जनरली क्या होता है ना, एक्सचेंज रेट से सपोज आज कितना टाइम है, आज तारीख है 26 जनवरी, ओके, मान के चलो 26 जनवरी को रेट है आज के दिन में ₹84, ओके। उसके बाद ना वो जैसे ही देखा ना 30 जनवरी आया ना, ड्यू टू सम रीजन के वजह से, ड्यू टू सम रीजन के वजह से रेट 80 हो गया, तो क्या किया ना, अपना बिल ऑफ एंट्री को ना, बिल ऑफ एंट्री को ना रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। नाउ अगर अगर इन केस बिल ऑफ एंट्री रिवाइज हो जाता है, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग जब पहला बार बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हैं, तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किए हैं, अगर सम्स में दे दिया कि रिवाइज्ड बिल ऑफ एंट्री, रिवाइज्ड बिल ऑफ एंट्री, हम लोग उसको क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग जब पहला बार जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होता है ना उसको कंसिडर करेंगे, और उसको कंसिडर करते हुए ही हम लोग ₹84 का रेट ले लेंगे। फाइन। यहाँ पे हम लोग ना एक नोट दिए हैं कि हम लोग एक्सचेंज रेट हमेशा सीबीआईसी का कंसिडर करेंगे, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स इज ओनली रेलिवेंट। और कोई भी रेट दिया रहेगा, आरबीआई का रेट या फिर कोई भी ऐसा रेट जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, हम लोग सबको क्या करना है, इग्नोर करना है। फाइन, ओके, चलो हम लोग का मोटा मोटी कस्टम्स यहीं पे कंप्लीट होता है। अभी ना हम लोग एक टॉपिक, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे ना जो शायद हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ओके, देखो अभी क्या है ना, इसका कंसेप्ट हम बताते हैं, सेक्शन 19। ओके, ना सेक्शन 19 बेसिकली क्या है ना, नेचुरली बंडल्ड आर्टिकल्स और आर्टिफिशियली बंडल्ड आर्टिकल। इसका एग्जांपल है, से सपोज मान के चलो ये फोन है, ओके, फोन में यहां पे कैमरा है और बैटरी ले लो, मान के चलो ये बैटरी है, ओके, ये मेरा फोन हो गया। और सिंस आईफोन है तो इसका बैटरीज वगैरह या फिर कैमराज वगैरह भी तो अलग होगा, तो ये हो गया इसका बेसिकली बैटरी। फोन का जो रेट है ना वो है 18% और बैटरी का जो रेट है वो है 20%।
इसके साथ एक और चीज आ रहा है, चार्जर। क्या आ रहा है? चार्जर, जिसका रेट है 12%। ये जो है ना, ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। फोन क्या बिना बैटरी के चल सकता है? नहीं। क्या बिना चार्जर के बैटरी चार्ज हो सकता है? नहीं। तो ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर कोई भी चीज एक दूसरे के बिना अधूरा है, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरली बंडल्ड। क्या है? नेचुरली, नेचर ने ही इसको बंडल अप किया गया है। उस केस में जो मेन आर्टिकल है, यहाँ पे मेन आर्टिकल कौन है? फोन। इसका जो भी रेट रहेगा ना, वही हम लोग का रेट कंसिडर कर लेंगे। क्या लिखा है कि पार्ट्स एंड एसेसरीज के केस में जो मेन आर्टिकल रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी का रेट को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ओके। These parts and accessories are chargeable to the duty at the same rate as if the main article, जो मेन आर्टिकल का रेट है वही हम लोग कंसिडर कर लेंगे। चलो, अब आर्टिफिशियली बंडल्ड क्या होता है? मान के चलो तुम लोग हल्दीराम गया, हल्दीराम में जाके तुम लोग बोला कि हमको एक बॉक्स चाहिए ड्राई फ्रूट्स का। वो क्या किया, काजू का एक पैकेट बनाया, किशमिश का एक पैकेट बनाया, ओके, यहाँ पे कुछ और काजू बर्फी रख दिया, यहाँ पे कुछ अदर आइटम्स ऑल्सो रख दिया, ठीक है, और ये कॉम्बो बॉक्स बना दिया, कॉम्बो। ये क्या है? एक तरीके का जबरदस्ती इसको तुम कंबाइन किया, जबकि अलग है। काजू का से सपोज रेट है 5%, इसका है 10%, इसका है काजू कतली का है इसमें से 15%, और इसका है 20%। मान के चलो, इसमें ना बोला गया है ना, अगर क्वेश्चन में जो भी आर्टिफिशियली बंडल्ड है ना प्रोडक्ट, उसमें जो हाईएस्ट रहेगा ना, उसका रेट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। इसमें हाईएस्ट किसका है? ये वाला प्रोडक्ट का। तो जो है उस पूरा का पूरा, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, पूरा प्रोडक्ट का से सपोज कॉस्टिंग पड़ा मेरे को 1000 रुपीज, तो 1000 इंटू 20%, यही मेरा रेट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। फाइन। क्या बोल रहा है? डिफरेंट रेट ऑफ ड्यूटी ऑन ऑल आर्टिकल चार्जेबल टू द ड्यूटी एट द हाईएस्ट रेट। भले दूसरा दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, लेकिन जो हाईएस्ट है ना, उसके ऊपर हम लोग ड्यूटी अप्लाई कर देंगे। फाइन। ओके। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशंस और सम्स, हम लोग को जाने से पहले सर्टेन थ्योरी भी देख लेते हैं कि बाई चांस अगर आ जाए एग्जाम में, तो उसको हम लोग कैसे देख कवर अप करेंगे। या तो क्वेश्चन में पूछ देगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी किसको बोलते हैं, ओके, या तो हम लोग को ऐसा भी पूछ सकता है कि सेफगार्ड ड्यूटी किसको बोलते हैं, या एंटी सब्सिडी ड्यूटी किसको बोलते हैं, या एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं किसको, या तो इस लोग में डिफरेंस पूछ लेगा। ओके, बस इसको ना रीड आउट करना है, बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर थ्योरी आ जाता है तो दिमाग में रहना चाहिए। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन करना। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री मेरा हैम्पर ना हो जाए, इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है इंपोर्ट्स को, कुछ एक्स्ट्रा रेट्स लगा के। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज को बोलते हैं। नाउ सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब ही एक ही है, सेफ गार्ड करना। किसको? डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहीं हैम्पर ना हो जाए, ताकि इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, इतना ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है, इसके वजह से हम लोग का डोमेस्टिक इंडस्ट्री, आज चाइना से क्या होता है, हम लोग का इतना ज्यादा गुड्स ज्यादा इंपोर्ट होता है कि हम लोग का लोकल इंडस्ट्री ना मैन्युफैक्चर ही करना बंद कर दिया है। इसीलिए तो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट आया ना। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट क्यों लेके आया गया है? ताकि हम लोग का इंडस्ट्री को बूम अप किया जा सके। ओके। एंटी सब्सिडी ड्यूटी किसको बोलते हैं? टू काउंटर वेल द इंपोर्ट इंपैक्ट ऑफ सब्सिडी। बेसिकली क्या है, इसे सपोज अगर यूएसए से कोई गुड्स आ रहा है, उसमें ना 100 रुपया का गुड्स में गवर्नमेंट जानबूझ के बोल रहा है ना कि तुम इसको इंडिया में इंपोर्ट करो, और हम तुमको ना इस गुड्स में 20 रुपीज का सब्सिडी दे देंगे। तो उसका गुड्स का कितना कॉस्टिंग पड़ा? 80 रुपया। और ये लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस गुड्स का, ये लोग को पड़ रहा है 110 रुपीज। ठीक है, जानबूझ के से सब, या फिर 100 रुपीज ही पड़ रहा है, जानबूझ के लोग क्या कर रहे हैं ना, सब्सिडी दे रहा है। तो जितना सब्सिडी तुमको मिला ना, उतना का ही वो क्या करेगा, एंटी सब्सिडी ड्यूटी चार्ज कर दिया जाएगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको बोलते हैं? टू काउंटर वेल द इंपैक्ट ऑफ डंपिंग पॉलिसी। बेसिकली अगर वही डंप कर रहा है, दूसरे वे में डंप किया जा रहा है, जानबूझ के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी चीजों को लेके प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और इंपोर्ट ज्यादा करवाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुमको डंपिंग रूल के हिसाब से वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देंगे, सो दैट हम लोग का इंडस्ट्री, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो हैम्पर ना हो। तो इसका ना क्या करना है ना, बस तुमको क्या करना है, डिफरेंसेस थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है, डिफरेंसेस पढ़ लेना है, दैट विल बी इनफ, और एक्स्ट्रा इतना कुछ ध्यान नहीं देना है। ओके। अगर मोटा मोटी देखा जाए ना, हम लोग हर एक चीज को कवर अप कर लिए। ओके, बिफोर मूविंग इनटू द सम्स, नाउ हो सकता है तुम लोग को इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट का भी सम्स आ जाए, सम्स आ सकता है, हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उस केस में ना एक्सचेंज रेट में छोटा सा एक सॉल्यूशन कर लेना सिर्फ, कि वहां तो इंपोर्ट के केस में तुम लोगों को क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री तो देगा नहीं, उस केस में ना एक वर्ड आता है शिपिंग बिल। बस
इसको ध्यान रख लेना। शिपिंग बिल अगर जो रेट दिया हुआ है बस हम लोग को उसका एक्सचेंज रेट ले लेना है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी ऊपर में और कोई चेंजेस नहीं है। ये जो ऊपर में हम लोग जो भी पढ़े ना सब कुछ सेम होगा। बस यहाँ पे जो शिपिंग बिल है ना, ये वाला जो, इसका हम लोग को एक्सचेंज रेट कंसिडर करना है। ओके, चलो। और एस तो कुछ खास नहीं रहा वैल्यूएशन। अभी हम लोग सीधा 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 सम्स में जाएंगे। फाइन, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स। ओके, नाउ सम्स को पहले हम लोग का से सपोज मान के चलो ये एक ऐसा सम्स है ना जहां पे तुम्हारा हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। ओके, मिस्टर एक्स क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है गुड्स कहां से, यूएसए से। और गुड्स कैसे आ रहा है, एयर से आ रहा है। फाइन, गुड्स जैसे ही तुम देखो ना कस्टम्स का सम, सबसे पहले कूदक पढ़ो कि हमको क्या निकालना है। दो चीज याद रखना निकालना है। सबसे पहले रेट ऑफ ड्यूटी फिगर आउट कर लेना, मेरा रेट ऑफ ड्यूटी क्या होने वाला है। और दूसरा चीज है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, नाउ रेट ऑफ ड्यूटी मेरा क्या होने वाला है, हम लोग क्या पढ़े थे, बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर। ओके, तो यहाँ पे एंट्री इनवर्ड का रेट क्या दिया हुआ है, दैट इज 10 अक्टूबर 2022। लेटर कौन सा है, 10 अक्टूबर। रेट क्या है, 18%। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 18% लिख लेंगे। सम्स को ना करने का तरीका है, जैसे क्या होगा ना, इससे ना तुम्हारा सम्स रॉन्ग नहीं होगा। नाउ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट सबसे पहले हम लोग किसका लेते हैं, सीबीआईसी का लेते हैं। आरबीआई जैसे दिया इसको काट देना। अब एक्सचेंज रेट हम लोग किसका लेते हैं, हम लोग किसका लेते हैं, जो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हुआ, ये क्या है, ये है एंट्री इनवर्ट का डेट, और ये है बिल ऑफ एंट्री का डेट। तो हम लोग क्या लेंगे, $75, $75। ओके, ₹75। नहीं समझ में आया, चलो फिर से। हम लोग ड्यूटी का जो रेट है, ड्यूटी का रेट कैसे कंसिडर करेंगे, बिल ऑफ एंट्री जो फाइल किया या फिर एंट्री इनवर्ड जो फाइल किया, विच एवर इज लेटर, उसका। तो इसमें लेटर कौन सा है, 10 अक्टूबर 2022, और उसका रेट कितना है, 18%। सबसे पहले इसको ना अलग कर लेना, 18%। फाइन, उसके बाद आता है मेरा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है, हम लोग किसको लेंगे, सिर्फ सीबीआईसी का, बाकी कोई भी दिया है उसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है। तो हम लोग आरबीआई को इग्नोर कर दिए। और कौन सा लेंगे, बिल ऑफ एंट्री जब फाइल हुआ पहला, वो भी पहला बिल ऑफ एंट्री। अगर इसी सम्स में दिया रहता रिवाइज बिल ऑफ एंट्री, तो भी हम लोग किसको लेते हैं, पहला बिल ऑफ एंट्री को। पहला बिल ऑफ एंट्री का फाइल हुआ था 25 अगस्त को, उसका रेट कितना है, ₹75। ओके, पर डॉलर। सबसे पहले इसको और इसको अलग कर लेना। ओके, तो हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, हम लोग मान के चले हैं कि जो मेरा रेट है 75 लेना है, और जो हम लोग को ड्यूटी का रेट लेना है वो लेना है 18%। अब हम लोग सम्स करेंगे। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एसेसेबल वैल्यू बाय मिस्टर एक्स। पर्टिकुलर्स, यहाँ हम लोग एक कॉलम देंगे डिटेल्स का, जहां पे ना गंदा ना लगे, इसीलिए वर्किंग में नहीं बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का अमाउंट विच इज इन रुपीज, अमाउंट विच इज इन रुपीज। फाइन, सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे एफओबी वैल्यू से। हम लोग एफओबी वैल्यू कितना दिया हुआ है, $1000। फाइन, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। उसका एडजस्टमेंट, रूल 10(1) का। हम लोग क्या पढ़े थे, रूल 10(1) में कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया हुआ है सबको ऐड कर देंगे, दो चीज को छोड़ के, किसको, बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन एंड दूसरा, अगर डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया में हो रहा है, अगर डिजाइनिंग चार्जेस कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेजिंग चार्जेस है कितना, $50। तो हम लोग लिखेंगे पैकेजिंग $50। उसके बाद आता है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग चार्जेस कितना डॉलर्स दिया हुआ है, $300। कितना हो जाएगा, $350, दैट इज 1350। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे
एडजस्टेड FOB, क्या बोलेंगे? एडजस्टेड FOB, ओके, $1350, फाइन। अभी हम लोग को क्या करना होगा? एड बैक करना पड़ेगा क्या? एडजस्टमेंट अंडर रूल 10(2), रूल 10(2) का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नाउ रूल 10(2) में सिर्फ दो ही एडजस्टमेंट होता है, हम लोग तो दो ही एडजस्टमेंट जानते हैं रूल 10(2) में। क्या? एक फ्रेट और दूसरा इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस तो डायरेक्टली दिया हुआ है, हम लोग को तो कुछ करना ही नहीं है, तो कितना दिया हुआ है इंश्योरेंस डायरेक्टली? देखो इंश्योरेंस दिया हुआ है ₹100, $100। तो हम लोग क्या क्या करना है यहाँ पे? $100, राइट। लेकिन फ्रेट में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये जो फ्रेट का कैलकुलेशन है, कोई वर्किंग नोट दिखा सकता है, वर्किंग नोट में दिखा सकता है, वर्किंग नोट 1 करके, कोई डिटेल्स में दिखाना चाहता है वहां भी दिखा सकता है। हम लोग इसलिए डिटेल्स का एक कॉलम देना है ताकि ना चीज तो गंदा ना लगे। हम लोग इसी चीज को ना डिटेल्स में लिखेंगे। क्या करना है कि ₹300 दैट इज एक्चुअल अमाउंट, और जो FOB वैल्यू है दैट इज एडजस्टेड FOB का, उसका 20%। ओके, तो एडजस्टेड FOB कितना है मेरा? 1350, फाइन। तो हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली यहाँ पे? इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 और 1350, 1350 का 20%, फाइन। कितना हो जाता है 1350 का 20%? दैट इज 270। 270 और 300 विच एवर इज लोअर, कौन सा है? 270, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 270, फाइन। 270 और 100 कितना हो जाएगा? $370। तो ये हम लोग का क्या निकला? एसेसेबल वैल्यू इन डॉलर्स कितना आया? 1350 प्लस 370 दैट इज 1770। ये किस में आया? डॉलर्स में आया। अब आता है एक्सचेंज रेट। एसेसेबल वैल्यू इन रुपीज, अब हम लोग को कन्वर्ट करना होगा। हम लोग का क्या रेट लिया? हम लोग ₹75 करके, ये वाला रेट लिया ना हम लोग CBIC का, दैट इज बिल ऑफ एंट्रीज इन फाइल के। इसको कैसे इंटू करेंगे? 75 इंटू 1770, 1770 इंटू 75, दैट इज ₹1,32,750। ये हम लोग को, इसको हम लोग बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर हम लोग का ड्यूटी कैलकुलेशन होगा। क्लियर है सबको? कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। 1350 प्लस 370 इंटू 75, 1350 प्लस 370 1700। अच्छा यहाँ पे 1720 होगा, सॉरी थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। हाँ यहाँ पे 1720 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गया है। 1720 को 75 से इंटू कर देना। ओके, 75 से इंटू करा, 1720 इंटू 75 इज 1,29,000। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा अपना 1,29,000, राइट। चलो अब हम लोग का दूसरा पार्ट, दैट इज ड्यूटीज पेबल। कोई ड्यूटीज पेबल उसके नीचे बनाना चाहता है तो भी चलेगा, कोई अलग से करना चाहता है तो भी चलेगा। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटीज पेबल, मेरा सजेशन रहेगा उसके नीचे ही कर देना। ओके, हम लोग का एसेसेबल वैल्यू कितना आया था? 1,29,000। हम फिर से फॉर्मेट नहीं बना रहे, उसी फॉर्मेट, सेम ही फॉर्मेट में कंटिन्यूएशन होगा। हम लोग का बेसिक कस्टम ड्यूटी हम लोग क्या रेट लिए थे? 18%, फाइन। तो कितना के ऊपर लिख लेगा? 1,29,000 का ऊपर 18%, फाइन। 1,29,000 का 18% हो जाएगा 223,220। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। अगर ये क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, हम लोग किसके ऊपर लेंगे? 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, दैट इज 23,220, 2322। उसके बाद आता है हम लोग का IGST। ये अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये किसके ऊपर लगेगा? ये लगेगा बेसिकली एसेसेबल वैल्यू के ऊपर, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सरचार्ज। इस तीनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा, फाइन। इसको एक बार ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग। ओके, 1,29,000 प्लस 23,220 2322, ये कितना आता है? 1,54,500
542। ओके, आईजीएसटी इसके ऊपर निकलेगा, दैट इज कितना का रेट दिया हुआ, आईजीएसटी का रेट है 12%। 12% ऑफ 1,54,542। ओके, कितना निकल जाएगा, 1,54,542 का 12%, दैट इज 18,545। ये जो मेरा आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग दो नाम देंगे, या तो लैंडेड वैल्यू बोल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बोल सकते हैं। ओके, दैट इज 1,54,542 प्लस 18,545, 1,73,087। दिस इज माई फाइनल वैल्यू। तो हम लोग से क्या पूछा है, एसेसेबल वैल्यू जो हम लोग का निकल गया, दैट इज 1,99,000, और हम लोग से पूछा ड्यूटीज पेबल। तो ड्यूटीज पेबल में क्या आएगा, हम लोग का ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और ये ऐड करेंगे, तो ऐड करके कितना होता है हम लोग का, ऐड करो 23,220 प्लस 2322 प्लस 18,545। तो हम लोग का ड्यूटीज पेबल कितना आएगा, 23,220 प्लस 2322 प्लस 18,545, दैट इज 44,087। इसको अलग से दिखा देना, ठीक है, इसमें भी अलग से मार्क्स मिलता है। तो ये बिग बेसिक सम्स था, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा टॉपिक। एक और सम्स है ना जो मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, हो सकता है आ जाए एक बार ना, ये जो हम लोग का मैथ का, दिस मैथ का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ना ट्राई करना, मैं ना इसका आंसर्स आपको दे देता हूं, एक बार आप लोग इसको ट्राई करना। और हमको ऐसा फील हो रहा है ना, हो सकता है ना ये सम्स आप लोग को एग्जाम में, ये भी सम्स आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल जाए, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल कि हर एक सम्स को अब हम लोग करें यहाँ पे, बट इसका मैं एक बार आंसर दे देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ओके। एक सम्स और है ना जो मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, हो सकता है ना एग्जाम में आ जाए, इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये हम लोग का मैथ का सम्स है, और ऐसा फील हो रहा है ना मुझे, ये भी सम्स आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट, ये भी मेरे को एक इंपॉर्टेंट फील हो रहा है, एक बार इसको एग्जाम में आप लोग करने का कोशिश करो अपने से। मैं इसका ना एक बार आंसर दे देता हूँ आप लोगों को। ओके, सो over here the answer of accessible value जो इतना आप लोग का आएगा ना, accessible value एक बार लिख लेना। हाँ, accessible value that is, इसको हम लोग ना accessible value को हम लोग CF value भी बोलते हैं, जैसा हम लोग पढ़े, ये आप लोग का निकलेगा 9,12,840, राइट, ये आप लोग का निकलेगा accessible value। आप लोग का बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो निकलेगा, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी वो निकलेगा 91,284। ओके, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो आप लोग का निकलेगा वो निकलेगा 9128। और अगर इस पे आईजीएसटी भी दिया हुआ है, आईजीएसटी जो आप लोग का निकलेगा वो निकलेगा 283,711। लैंडेड वैल्यू जो टोटल आएगा वो आएगा 12,96,963, राइट। और इस तीनों को अगर हम लोग ऐड बैक करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटीज पेबल, ये जो होगा ये होगा 3,84,123। सो दैट्स इट गाइस, हम लोग का कस्टम्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ, होपफुली आप लोग को अच्छा लगा हो, बस इतना ही सम्स कर लेना, प्रैक्टिस के लिए आप लोग मैथ को रेफर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर इतना भी आप लोग कर लोगे ना, दैट विल बी इनफ फॉर यू गाइस। ओके, Thank you everyone. Thank you for watching this video. I hope you really liked it. I have given my 100% to cover each and every aspect of this chapter. Now, the more question you will practice, the more confident you will feel in your exam. If you have any query with regard to this chapter or any other chapter which we will be uploading soon, you may contact with the given email address mentioned above.
If you really like this video, kindly share with your friends. Like, share and subscribe and stay tuned with the next chapter. Thank you.